हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में आपने कहाँ तक पढ़ लिया था सर? लास्ट क्लास में है ना, हमने ये पीएनएल का फॉर्मेट पढ़ लिया था सर। पीएनएल का फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डिवीजन 2 शेड्यूल 3, जहाँ पे हमने देखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? टोटल इनकम। फिर एक्सपेंसेस में हमने देखा था सीपीसी ईएफडीओ, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेजेस एंड सी फॉर चेंज इन इन्वेंट्री। देन उसके बाद employee benefit expenses, finance cost, D for depreciation and amortization, and last other expenses। तो हमने बात किया था, फिर हमने कहा था कि भैया प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है, तो एक्सेप्शनल आइटम में हमने देखा क्या क्या चीजें काउंट होती है। उसके बाद अभी वापस देख लेंगे एक बार। उसके बाद हमने कहा टैक्स का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, करंट टैक्स वगैरह, डेफर्ड टैक्स वगैरह, ये आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ओके, फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो भी टैक्स एक्सपेंस वगैरह वो आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। देन कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड दोनों को ऐड करके प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बता दिया जाएगा। ये पीएनएल का फर्स्ट पार्ट होगा। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम पीएनएल बोलेंगे आगे चल के। और इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज ओसीआई, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। इसके बारे में हमको पढ़ना था कि हमने ये देखा था कि ओसीआई के अंदर क्या क्या चीजें आती है। जनरली कौन से आइटम लिस्ट आउट कर रखे हैं? जो अनरियलाइज्ड गेन है, जो अनरियलाइज्ड गेन है वो यहाँ पर काउंट कर रखा है। गेन है, लॉसेस हैं, या फिर ऐसे जिस पर मैनेजमेंट का कोई जोर नहीं चलता, मतलब मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है वो गेन और लॉस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया सब चीजें इंक्लूड कर रखी है क्या, इनकी जो मर्जी इन्होंने इंक्लूड कर रखा है वो लिस्ट हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ओके। जिसमें हमने एक बात भी किया था कि रिवलेशन गेन है, वो आइटम कैसा होगा? नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। दो तरह के आइटम होता है ओसीआई में भी, दो तरह के आइटम आते हैं। एक तो वो जिनको वापस रिक्लासिफाई किया जाएगा पीएनएल के अंदर, और एक वो जिनको रिक्लासिफाई नहीं किया जाएगा पीएनएल में, डायरेक्ट किधर लेके जाएगा? रिटेन अर्निंग्स में ही चला जाएगा, अदर इक्विटी से अदर इक्विटी में। ओके, डन। चलिए, ये टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम हो गया, डन है। उसके बाद टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम मतलब पीएनएल और ओसीआई दोनों मिलकर। चलिए, डन है यहाँ तक? हाँ सर, डन है। फिर हमने एक्सेप्शनल आइटम भी देख लिए थे। एक्सेप्शनल आइटम के अंदर क्या क्या चीजें? एक्सेप्शनल आइटम में था सर ऐसे एक्सपेंसेस, किसके ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेट करते हैं लेकिन कभी कभार होते हैं, इसलिए उनको एक्सेप्शनल बोल दिया गया। एग्जांपल्स हमने देखे थे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बिजनेस सेगमेंट हो गया, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हो गया, जैसे वीआरएस स्कीम के अंदर कोई कंपनसेशन देना हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, रिवर्सल हो गया उसका, राइट ऑफ इन्वेंट्री, लिटिगेशन सेटलमेंट, कोई आग बाढ़ चोरी हो जाए तो उसका नुकसान, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब बातें हमने की थी। अच्छा, उसके बाद हमने बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के बाद जब हम नीचे गए, मैंने कहा अदर इक्विटी को, ओसीआई और अदर इक्विटी कैसे काम करता है इसका एग्जांपल करना था। तो अदर इक्विटी किधर? अदर इक्विटी यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, देन अदर इक्विटी का पूरा स्टेटमेंट पढ़ा था अपन ने कि ओपनिंग है प्लस जो भी चेंजेस होने हैं वो हो जाएगा, और देन क्लोजिंग आ जाएगा। प्रायर पीरियड आइटम का भी एडजस्टमेंट हो जाता है, डन। फिर ये अलग अलग नाम हमने देखे थे कि क्या क्या हमारी अदर इक्विटी के अंदर कवर होता है। क्या क्या कवर होता है सर इसमें? है ना, देखो, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आ जाता है। ओके, जो पहले अलग से सेपरेट लिखा जाता था डिवीजन 1 के अंदर, जब हम एएस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट सीखे थे तो बैलेंस शीट में अलग से आता था नाम ये वाला, और ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये सब अलग से आते थे। तो अभी क्या कर दिया, ये अदर इक्विटी का ही पार्ट बन गया है। ठीक है, और क्या हम अभी बात और करेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। डन। चलिए, तो और क्या क्या था सर? इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? चलो ये हल्का सा बता दूं क्या तुमको? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? थोड़ा थोड़ा इक्विटी, थोड़ा थोड़ा लाइबिलिटी, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, यही लिख देते हैं 11th नंबर के बाद 12th नंबर, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये सब आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में आएगा, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी डिटेल के अंदर हम उस चैप्टर में देखेंगे। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which has both characteristic, which has
both characteristics of equity and liability, of equity and liability। मतलब सर, मतलब जैसे कि इरेडीमेबल डिवेंचर, फॉर एग्जांपल इरेडीमेबल डिवेंचर्स, इरेडीमेबल डिवेंचर सर ये कैसे? मैं कहा देखो, इरेडीमेबल डिवेंचर्स पे आपको क्या देना पड़ता है सर? देखो हमको है ना हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ईच ईयर, ओके। और आपको प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का ऐसा सर, प्रिंसिपल अमाउंट विल नेवर बी रीपेड, इरेडीमेबल है तो प्रिंसिपल अमाउंट विल नेवर बी रीपेड। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट विल नेवर बी रीपेड, प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस लौटाया नहीं जाएगा। तो अब इंडेक्स किस पे काम करता है? इंडेक्स काम करता है नेचर पे, सब्सटेंस पे काम करता है, सिर्फ नाम पे नहीं जाता है, नाम पे नहीं काम पे जाता है ना, सिर्फ नाम से कुछ नहीं है। ये बोलता है भैया उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो बिहेवियर है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे। अभी डिवेंचर है, वैसे तो जनरली हम डिवेंचर्स को किधर लिखते हैं सर? डिवेंचर्स है तो आज तक हमने यही पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह में दिखा दो, डिवेंचर कहाँ आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा, बैलेंस शीट में। अब हम क्या सीख रहे हैं कि भाई डिवेंचर्स जो, चाहे डिवेंचर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, ये सब किधर आएगा? ये सब अपने नेचर के अकॉर्डिंग आएगा, ये सब अपने नेचर के अकॉर्डिंग है। अच्छा, नेचर के अकॉर्डिंग कैसे सर? जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ईच ईयर आप यहाँ पे देंगे, इरेडीमेबल डिवेंचर्स पे आप इंटरेस्ट देंगे। अब आप पे हर साल इंटरेस्ट अगर देंगे तो दैट मीन्स आपके पास क्या है सर? दैट मीन्स यहां पर हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू पे कैश, बिल्कुल। और इस वजह से ये क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग, इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन निकल कर आएगा, वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर इंटरेस्ट पोर्शन, फॉर इंटरेस्ट पोर्शन, फॉर इंटरेस्ट पोर्शन, ये आपका कहलाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये आपका कहलाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। ओके, ये लायबिलिटी आपकी, इतना अमाउंट आपका क्या कहलाएगा? लायबिलिटी कहलाएगा, और बैलेंस शीट में फाइनेंशियल लायबिलिटी में शो होगा। वहीं प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट में क्या है? आपको कुछ पे तो करना नहीं है, विल नेवर बी रीपेड। जब आपको पे करना ही नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिलीवर कैश, बिल्कुल नहीं है जी। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में ये जो वैल्यू निकल कर आएगा, वैल्यू ऑफ डिवेंचर फॉर प्रिंसिपल पोर्शन, फॉर प्रिंसिपल पोर्शन, ये क्या होगा? ये होगा इक्विटी, ये होगा इक्विटी। इसका मतलब ये जो डिवेंचर है वो थोड़ा थोड़ा इक्विटी है और थोड़ा थोड़ा लायबिलिटी है। ये जो थोड़ा थोड़ा इक्विटी और थोड़ा थोड़ा लायबिलिटी, मतलब इसके पास बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये कहलाता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या कहलाता है? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वाह सर, ये तो एकदम ऐसा मस्त नया चीज सुना सर हमने, धमाकेदार, है ना, गजब का चीज सर, बिल्कुल। ओके, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डन। तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो इक्विटी पोर्शन है, इक्विटी कंपोनेंट है, जो इक्विटी पोर्शन है, इक्विटी कंपोनेंट है, वो किधर शो होगा सर? वो है ना अदर इक्विटी में शो होगा। वो किधर शो होगा? अदर इक्विटी के अंदर शो होगा। दिस वन इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किधर शो होगा? अदर इक्विटी के अंदर शो होगा। सर इक्विटी शेयर कैपिटल में क्यों नहीं शो होगा? इधर क्यों शो नहीं हुआ? अरे हमने कोई इक्विटी शेयर इश्यू थोड़ा ना कर दिया, अभी हमने इक्विटी शेयर थोड़ा ना इश्यू किया इसके लिए,
ये तो बस इक्विटी नेचर रखता है, इक्विटी नेचर रखता है, इसलिए किधर आएगा, अदर इक्विटी में आएगा। तो इक्विटी पोर्शन ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये भी अदर इक्विटी में आएगा। सर एकदम नई चीज है, बिल्कुल एकदम नई चीजें, नई नई चीजें हैं, और आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा इन सब चीजों का, तभी जाके ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। हाँ देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। क्या, एक तो होता है सर ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है सर, हमने तो पहले पहले कुछ और सीखा था, ऐसे थोड़ा ना होता है। और एक होता है अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा वाह यार सर, ये तो एकदम नया चीज सिखा दिया आपने यार। तो ऐसा कोई बोलता है, पहला वाला बच्चा क्या कर रहा है, खुद को रोक रहा है, सीखने से रोक रहा है, तो वैसा बच्चा ना बने, क्योंकि वो सीखने से खुद को रोक रहा है। दूसरा बच्चा बनो, अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ भी ऐसा ही होता है यार, इंडेक्स क्या दुनिया में ऐसा ही होता है, वो एएस की दुनिया में हुआ करता था वैसे। चलिए डन, ओके। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हमने सीख लिया ना। और क्या क्या ये अदर इक्विटी वाली चीज हमने देखी थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये रिवोल्यूशन, जहां पे हमने कल छोड़ा था लास्ट, कि भाई रिवोल्यूशन सरप्लस कैसे काम करता है, यहाँ पे अदर इक्विटी में कैसे आया, कैसे रिवोल्यूशन गेन को ओसीआई के अंदर शामिल करना होता है अपने को, ये सब कैसे शो करना है, आखिर ये कैसे आएगा, और भी क्या क्या ओसीआई का आइटम होते हैं, ये सब चीजें हम वन बाय वन समझते हैं। पहले हम ओसीआई के एग्जाम्पल लेते हैं, वो रिवोल्यूशन गेन का एग्जाम्पल लेते हैं, और कैसे वो ओसीआई को इफेक्ट करता है, कैसे वो अदर इक्विटी को इफेक्ट करता है, कैसे वो आगे चल के रिटेन अर्निंग्स को इफेक्ट करेगा, वो सारी बातें हम यहाँ पे करते हैं। चलो देखो, लिखो मेरे साथ साथ एग्जाम्पल किसके रिगार्डिंग, हाउ ओसीआई एंड अदर इक्विटी वर्क्स। हाउ ओसीआई एंड अदर इक्विटी वर्क्स। देखो एक चीज मैं तुमको क्लियर कर दूं कि ऑब्वियसली ये तुम्हारे है ना, तुम्हारे को एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि भाई तुमको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, अब तुमको बोल दिया पी एंड एल बैलेंस शीट बनाओ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। बैलेंस शीट तुमको बनाना आना चाहिए, क्यों, क्योंकि कंसल्टेशन चैप्टर में, बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर में तुमको इसका रिक्वायरमेंट होगा। पी एंड एल का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन ये आइटम को डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है कि कौन सा आइटम ओसीआई में जा रहा है, कौन सा आइटम पी एंड एल का पार्ट होता है, कैसे वो अदर इक्विटी में उनको ट्रांसफर होता है, ये सब चीजें तुमको आनी चाहिए। तो उसी के लिए हम सीख रहे हैं ये एग्जाम्पल। चलो देखो, और वैसे भी रियल लाइफ में जब एक प्रैक्टिकल लाइफ में तुम काम करोगे, तब तो तुमको पी एंड एल बैलेंस शीट दोनों आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए सर। देखो दो एग्जाम्पल करेंगे हम इसके लिए। दिस वन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, सपोज you purchased land, suppose you purchased land, मान लो कि तुमने कोई जमीन खरीदा, कितने रुपए में, फॉर रुपीज 50 लाख, 50 लाख रुपए में। ओके, कब खरीदा, 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को आपने खरीदा। अच्छा, किसी भी पीपी को एएस 10 में आप पढ़ के आए होंगे, और अभी हम इंडेक्स 16 में पढ़ेंगे। पीपी को मेजर करने के लिए बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे शो किया जाए, इसके लिए हमारे पास दो मॉडल होते हैं, एक कॉस्ट मॉडल होता है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल होता है। ठीक है, एक कॉस्ट मॉडल जिसमें हम हर साल क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर हम क्या करेंगे, एसेट को शो करेंगे, और एक रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब जिसमें हर साल हम फेयर वैल्यू पे एसेट को शो करते हैं। ओके, फिलहाल जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं उसमें मैंने कहा यू आर फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल। ओके, कॉस्ट मॉडल, ठीक है जी। कॉस्ट मॉडल का मतलब ये हो गया, कॉस्ट मॉडल का मतलब ये हो गया कि जो भी एसेट है, एसेट इज शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस accumulated depreciation. Okay, asset is shown at original cost minus depreciation in balance sheet. डन, ये हो गया कॉस्ट मॉडल। अब लैंड है तो लैंड पे तो भैया डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होता रहेगा। ओके सर, नाउ अब आपने क्या किया, इसी जमीन को, इसी पीपी को आपने बेच दिया, लैंड हैज बीन सोल्ड बाय यू,
लैंड हैज बीन सोल्ड बाय यू, तुमने जमीन बेच दी, कितने में? फॉर रुपीज 70 लाख, 70 लाख रुपए में तुमने इसको बेच दिया। कब? ऑन 31 मार्च 2027 को, 31 मार्च 2027 को 50 लाख में खरीदा, 70 लाख में बेच दिया, 20 लाख का तुमको क्या हो गया? फायदा हो गया। ओके सर, नाउ गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके सर, देखो सॉल्यूशन, जब तुमने वो जमीन खरीदा था तो कितने में खरीदा? 50 लाख में, तो उसके लिए एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले तो वो दिखाओ, 2024 अप्रैल 1 क्या एंट्री करोगे? लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने में? सर 50 लाख में खरीदा तो 50 लाख दिखाएंगे ना, 50 लाख एट कॉस्ट, 50 लाख एट कॉस्ट। ठीक है, डन। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग लैंड परचेज्ड, बीइंग लैंड परचेज्ड। ओके, ये हो गई एंट्री। उसके बाद अब क्या करें सर? अब सर एट द एंड आप किस पे शो कर रहे हैं बैलेंस शीट डेट को? सर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब अब तक का एक्यूमुलेटेड, मतलब अब तक का इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन कितना लेस करना है टोटल में। पहले साल कितना लगा, दूसरे साल, अभी तो अपना फर्स्ट ईयर है, पहला पहला साल है, पहला पहला साल है। और लैंड लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं बेचारा, बढ़िया है, ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होता रहेगा। मतलब अगर मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट बना दूं, अब तो कोई एंट्री करना ही नहीं, कोई डेप्रिसिएशन का एंट्री करना ही नहीं है मेरे को ना। और मेरे को कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन मॉडल भी मैंने फॉलो नहीं कर रहा कि मुझे एसेट को फेयर वैल्यू पे वैल्यू करना हो और उस पर कोई रिवैल्यूएशन गेन या लॉस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तो लैंड को कॉस्ट पे शो कर दूंगा। तो अभी मैं बनाता हूं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। ओके, क्या क्या आइटम आएगा सर? पीपी आएगा, और क्या आएगा, है ना? अच्छा, पीपी आता किधर? एसेट्स में या लाइबिलिटीज में? सर ऑब्वियसली एसेट्स में, तो हम यहां पर लिख देंगे एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट नंबर पे क्या सर? एसेट्स में फर्स्ट नंबर पे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ओके, और नॉन करंट एसेट में भी सबसे पहले ए पीपीई, और पीपीई में केवल एक ही अभी हमारे पास कोई नोट नंबर डिटेल देने का जरूरत नहीं है, लैंड। कितने पे शो करोगे सर? 50 लाख पे। कितने में खरीदा था? 50 लाख में, तो 50 लाख पे हमने शो कर दिया, सिंपल। बस यही तो कॉस्ट मॉडल है, यही तो कॉस्ट मॉडल है। तो एज पर कॉस्ट मॉडल हमने इसको 50 लाख पे शो कर दिया। इसे ही हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? कैरिंग अमाउंट। ओके, कैरिंग अमाउंट, जो बुक्स में वैल्यू शो हो रखी है दैट इज कैरिंग अमाउंट। ओके, अब हम क्या करेंगे सर? 25 का तो हो गया, 26 एंडिंग, 26 एंडिंग। मैं कहा भैया इसको उठाओ और कॉपी कर दो, क्योंकि 26 में भी कोई बदलाव तो होना नहीं है। 31 मार्च 2026 में भी कोई चेंज तो होना नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, क्योंकि लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो 31 मार्च 2026 में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल पे ही फॉलो कर रहे हैं। 50 लाख पे ही एसेट आज भी शो होती रहेगी। ओके, नो डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो भैया डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो हम 50 लाख पे इसको शो करते रहेंगे। कॉस्ट मॉडल यही कहते हैं ना। अब क्या कर रहे हैं सर? अब हम है ना एसेट को बेच रहे हैं, अब एसेट को हम बेच रहे हैं। ओके, एसेट को बेचे हो कब? 27 में, हाँ 27 में बेचे। तो
2027 मार्च 31 एसेट को बेचने का एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 70 लाख में आपने बेचा। ओके, टू लैंड जो तुम्हारी बुक्स में वैल्यू था कितना था 50 लाख रुपए, उससे तुम क्या कर दो लैंड की वैल्यू को कम कर दो, क्योंकि तुमको लैंड को अब अपनी बुक से हटाना है ना, तो किसी एसेट को बाहर करना होगा तो किस वैल्यू पे होगा, हमेशा कैरिंग अमाउंट पे होता है। ओके, जो बेचा प्रॉफिट हुआ उसे आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना 20 लाख रुपए। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, क्या ये रियलाइज्ड गेन है सर? बिल्कुल ये रियलाइज्ड गेन है, बिल्कुल ये 20 लाख क्या है, रियलाइज्ड गेन है। एक्चुअल में हमको मिल गया है, हमने एसेट को बेच दिया है, इसलिए ये कहां जाएगा सर, ये पीएनएल में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा, पीएनएल अकाउंट। ओके, ये पीएनएल में जाएगा, डन। तो सर इधर ओसीआई तो कुछ आया ही नहीं। हाँ, मैंने कब कहा कि ओसीआई आएगा ही, आपने लिखवाया था ओसीआई कैसे काम करता है, अभी काम करेगा ना, टेंशन क्यों लेते हो। अभी तो ये जो पीएनएल था, जो प्रॉफिट था वो पीएनएल में चला जाएगा और पीएनएल के थ्रू अदर इक्विटी में चला जाएगा। सर पीएनएल में किधर, पीएनएल में तुम अदर इनकम में दिखा दोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, अदर इनकम में दिखाना। अदर इनकम में दिखाओगे तो तुम्हारा जो प्रॉफिट आएगा फॉर द पीरियड वो बढ़ा हुआ आएगा। उसी प्रॉफिट को तुम किधर ट्रांसफर कर देते हो, रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देते हो। तो अदर इक्विटी में, रिटेन अर्निंग्स में ये पीएनएल से ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट का जो भी बैलेंस रहेगा, जो करंट या प्रॉफिट रहेगा, वो रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। सिंपल, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखो, सीमा से बाहर निकल गए तुम, सीमा के अंदर आओ। ऐसी कौन बोला सीमा के पास आओ, सीमा के अंदर आओ, ठीक है ना। तो तुम लोग भी ना एक नंबर के मासूम बच्चों, मासूम। ओके, एग्जांपल नंबर 2 क्या बोलते हैं, सपोज, कॉपी मार लो क्या, रहने दो सर। सपोज यू परचेज्ड लैंड फॉर ₹50 लाख। सर ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन लिख रहे हो आप, बिल्कुल। एज ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को आपने लैंड खरीदा कितने में, 50 लाख में। ओके, लेकिन इस बार आप दिस टाइम यू आर फॉलोइंग, revaluation model। This time you are following revaluation model। ओके, इस बार आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेंगे तो आपको बैलेंस शीट में एसेट को किस पे शो करना होगा, फेयर वैल्यू पे शो करना होगा। और फेयर वैल्यू पे शो करने के लिए हमको फेयर वैल्यू गिवन भी होना चाहिए। तो ये लो जी, फेयर वैल्यू एज ऑन कब, एक तो 31 मार्च 2025 और एक लिख लेते हैं 31 मार्च 2026। 27 का फेयर वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि उस टाइम तो हम बेच ही रहे हैं, 31 मार्च 2027 को बेच दोगे, बिल्कुल बेच देंगे जी। कितना सर, इधर तो 55 लाख और इधर 63 लाख। ओके, नाउ अब आगे की लाइन कॉपी मार देते हैं कि लैंड बेच दिया गया है कितने में, 70 लाख रुपए में। कब, 31 मार्च 2027 को। गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये मैंने यहां से कॉपी कर देना है, आप भी लिख लो। लैंड बेच दिया गया है, has been sold by you for ₹70 lakh on 31st March 2027, give accounting
ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप हमें दे दीजिए। तो पहली एंट्री भी कर दी मैं, तो पहली एंट्री 1 अप्रैल को वही है, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का लैंड खरीदा है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। ओके सर, डन। चलिए यहां तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सर, अभी एंट्री के बाद क्या करें, लिखा गया तुम लोगों ने यहां तक, लिख लीजिए फटाफट से। सर अभी बैलेंस शीट बनाएगा, मैं कहा रुको भाई, बैलेंस शीट बनाने से पहले ये देखो तो देखो कि तुमने क्या किया है, तुम रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहे हो, रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहे हो, तो बैलेंस शीट में एसेट किस पे आएगा, फेयर वैल्यू पे आएगा। हमने तो उसको 50 लाख पे शो कर रखा है ना, अभी तुम कह रहे हो 55 लाख पे शो करो, 5 लाख से एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, और एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो गेन होगा कि नहीं होगा, रिवोल्यूशन गेन। उस रिवोल्यूशन गेन को अपने को बुक करना होगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, 2025 2025 मार्च 31, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन कितना। सर देखो ऐसा है, 55 लाख पे हमने वैल्यू किया है, और परचेज जब किया था तो 50 लाख था। ओके, स्टार्टिंग में अभी हमने रिकॉर्ड कर रखा है 50 लाख पे, और अब हम रिकॉर्ड करने वाले हैं 55 पे। 5 लाख का रिवैल्यूएशन गेन हो गया, 5 लाख का रिवैल्यूएशन गेन हो गया, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो लैंड अकाउंट डेबिट कर दिया, और गेन है ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, वही बेसिक रूल। ओके, थैंक गॉड सर, उसमें तो चेंज नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन 5 लाख। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 लाख का गेन है, क्या ये रियलाइज है कि अनरियलाइज है। सर ये अनरियलाइज्ड है, ये अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड क्यों, क्योंकि जब हम लैंड को बेचेंगे, जमीन को बेचेंगे, तब जाके हमको ये गेन रियलाइज होगा। जब तक हम बेच नहीं रहे तब तक तो केवल बुक्स में ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमको कितना गेन हो गया वगैरह, एक्चुअल गेन थोड़ी ना। इसीलिए इंडेक्स कहते हैं कि ये 5 लाख का जो गेन है वो आप पीएनएल में नहीं, ओसीआई में दिखाएंगे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दिखाया जाएगा, लेकिन उसका फर्स्ट पोर्शन पीएनएल नहीं, ओसीआई में, सेकंड पोर्शन ओसीआई में दिखाया जाएगा। अच्छा कैसे सर, बिल्कुल अभी दिखा देते हैं तुमको, बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द, कौन सा ईयर एंडेड, फॉर ईयर एंडेड 31st March 2025, for year ended 31st March 2025। ओके सर, कैसे बनेगा देखो, काम करते हैं, इसको है ना हवा में क्यों लिखना है, प्रॉपर लिखते हैं, और यहां से लाइन खींचते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025। और ये 5 लाख का गेन किधर शो होगा, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट। सर सेकंड पार्ट ओसीआई में शो होगा, तो जहां पे भी ओसीआई शो हो रहा होगा, ओसीआई अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में भी दो पार्ट है ना, दो पार्ट है, कौन कौन सा सर, एक तो है, एक तो है आइटम्स not reclassified to P&L, that will not be reclassified to profit or loss, और एक है आइटम that will be reclassified to profit and loss। ओके, तो सर हम किधर दिखाएंगे, that will not be reclassified to profit or loss, ये कौन सा आइटम है, ये लिस्ट जब लिखवाऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। तो एक लिस्ट है जिसको अपने को याद करना है, तो ओसीआई, ओसीआई में किधर जाएगा ये, सर ओसीआई के अंदर ए जो आइटम है ना, आइटम that will not be reclassified, not be reclassified
टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट और लॉस, ये उसमें जाएगा। अच्छा, क्या नाम से, क्या नाम है इसका सर? रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन गेन कितने का? 5 लाख रुपए का। रिवैल्यूएशन गेन कितने का? 5 लाख रुपए का। ठीक है, डन, बिल्कुल डन। रिवैल्यूएशन गेन कितने का? 5 लाख रुपए का। हो गया, ओके सर। items that will not be reclassified to P and L, not be reclassified to P and L। लिस्ट लिखवाऊंगा कि कौन सा आइटम नॉट रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल है, कौन सा रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल। सर इसका मतलब क्या होता है नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल? बता देता हूं वापस, देखो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो तुम रिवैल्यूएशन गेन को किधर दिखाओगे? पहले तो हम रिवैल्यूएशन गेन को इधर दिखा देंगे सर, आइटम नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल में रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा 5 लाख का। फिर ओसीआई में लिखा हुआ आइटम किधर शिफ्ट होगा? सर पी एंड एल हो चाहे ओसीआई हो, शिफ्ट किधर होगा? अदर इक्विटी में जाएगा। तो अदर इक्विटी के अंदर, इधर अदर इक्विटी के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या है? एक अलग से हेडिंग है। रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या है? एक अलग से हेडिंग है। अब इसको नॉट रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तो जितना भी जाएगा रिवैल्यूएशन गेन वो इधर इकट्ठा होता जाएगा, ऐड होता जाएगा इसके अंदर, है ना? जो भी ओपनिंग रहेगा उसमें ऐड होता जाएगा आगे से आगे। अब जब आप एसेट को एक्चुअली बेच देंगे, उस लैंड को एक्चुअली बेच देंगे, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है वो किधर जाएगा? सर वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में इकट्ठा हुआ प्रॉफिट इधर तो माइनस हो जाएगा और रिटेन अर्निंग में प्लस हो जाएगा। रिटेन अर्निंग में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो अमाउंट पड़ा था वापस कभी पीएनएल में लौट के आया क्या? नहीं आया सर, वो पीएनएल में लौट के नहीं आया, वो अदर इक्विटी का अदर इक्विटी में ही एडजस्ट हो गया है। बस एक हेड से दूसरे हेड में चला गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकलकर रिटेन अर्निंग्स में चला गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस माइनस हो जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, नॉट रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस। होगी, चलिए बैलेंस शीट बना देते हैं सर। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट अभी हम ना सीखने पर्पज से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना देता हूं। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2015, 31st मार्च 2015। ओके जी, ये बैलेंस शीट कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बना रहे हैं। 31 मार्च 2025। लैंड कितने पे शो होगा सर? लैंड अपनी फेयर वैल्यू पे शो होगा, एट फेयर वैल्यू, एट फेयर वैल्यू। क्योंकि हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं तो लैंड अपनी फेयर वैल्यू पे शो होगा। ओके, और सर वो रिवैल्यूएशन गेन किधर आएगा? रिवैल्यूएशन गेन आएगा अदर इक्विटी में, अदर इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से, रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 5 लाख रुपए। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 5 लाख रुपए। ओके जी, डन है, सिंपल। तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई 5 लाख से, अब वो 55 पे आ गया है, और वो जो गेन है 5 लाख का वो ओसीआई में गया, और ओसीआई से किधर आया? अदर इक्विटी के अंदर आ गया। सेपरेट हेड है रिवैल्यूएशन सरप्लस, वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, डन। अब क्या करें सर, बताते हैं। पहले 1 साल खत्म होने की खुशी मनाओ। ये लो जी, 1 ईयर इधर कंप्लीटेड। अब क्या करें सर? अब 31 मार्च 2026, इसमें क्या होगा? अगेन लैंड का फेयर वैल्यू इस बार कितना सर? लैंड का फेयर वैल्यू 63, 55 से 63 हो गया, मतलब 8 लाख और बढ़ गया। तो अपने को फिर एंट्री करना पड़ेगा, बिल्कुल रिवैल्यूएशन गेन को बुक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से ये वाला एंट्री चुरा लेते हैं, ये वाला एंट्री चुरा के क्या कर देते हैं? कॉपी मार देते हैं। यहां से चुराया और अब हम इसको कर देते हैं कॉपी।
ये लो जी, दो हजार छब्बीस मार्च 31, 2026 मार्च 31, क्या क्या हो रहा है देखें। गेन का अमाउंट बदल रहा है, ये वैल्यूज का डिफरेंस लिया जाएगा, गेन का अमाउंट 26 कर दिया जाएगा यहाँ पर, और रिवोल्यूशन गेन का अमाउंट बदल जाएगा, फिर 26, फिर लैंड की वैल्यू उधर बदल जाएगी और रिवोल्यूशन सरप्लस का बैलेंस भी बदल जाएगा। देखो कैसे होगा। 31 मार्च 2026 को लैंड की वैल्यू कितनी होगी सर, 63 लाख हो गई, 63 लाख थी कितनी, 55, 55 से 63 मतलब 8 लाख से बढ़ गई, तो हमने लैंड अकाउंट डेबिट कर दिया है। और टू रिवोल्यूशन गेन, टू रिवोल्यूशन गेन, सिंपल। क्या ये रियलाइज है कि अनरियलाइज सर, अनरियलाइज, और ये ओसीआई की लिस्ट में शामिल है कि नहीं है सर, ओसीआई की लिस्ट में शामिल है। कौन सी वैल्यू में शामिल है, नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल में, ओके, नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएंगे, 31 मार्च 2026 के लिए जब पी एंड एल बनाया जाएगा तो ओसीआई आइटम में, और किधर, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल में रिवोल्यूशन गेन दिखाया जाएगा, कितने रुपए का, 8 लाख रुपए का गेन दिखाया जाएगा, और यही आइटम किधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, अदर इक्विटी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट जब बनाया जाएगा 31 मार्च 2026 का, तो लैंड कितने पे शो किया जाएगा सर, 63 लाख पे शो किया जाएगा एट फेयर वैल्यू, और रिवोल्यूशन सरप्लस कितना रहेगा, 5 लाख पिछली बार का और 8 लाख इस बार का, टोटल अदर इक्विटी में रिवोल्यूशन सरप्लस में 13 लाख रुपए का अमाउंट आएगा, सिंपल। ओके सर, डन है, हाँ सर यहां तक तो डन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या सर, अब 31 मार्च 2027 की बात करते हैं, जब एसेट को बेच दिया गया, 31 मार्च 2027, तो 2027 मार्च 31 एसेट को बेचा, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट को बेचा तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बेचा, 70 लाख में, जबकि वो हमारी बुक्स में शो कितने पे हो रही थी सर, हमारी बुक्स में फेयर वैल्यू पे शो हो रही थी 63 लाख पे। अब 63 लाख वाली एसेट आपने 70 लाख में बेच दी है, तो आपको 7 लाख रुपए का फायदा होगा कि नहीं होगा अभी भी, बिल्कुल होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, लैंड को किससे बाहर करोगे सर, ये 63 लाख कैरिंग अमाउंट पे बाहर करोगे, और 7 लाख का क्या आ जाएगा, गेन, प्रॉफिट बोल दो, गेन बोल दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड अकाउंट, कितना, 7 लाख। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये जो गेन है वो रियलाइज्ड है कि अनरियलाइज, सर ये तो रियलाइज्ड है, ये तो बेचने से हुआ है ना, तो ये तो रियलाइज्ड है, रियलाइज्ड गेन, ओके, तो ऑब्वियसली ये किधर जाएगा, ये जाएगा पी एंड एल में, रियलाइज्ड गेन है तो किधर जाएगा, पी एंड एल में जाएगा, ओसीआई में नहीं जाएगा, नहीं ओसीआई में नहीं जाएगा सर, ओके सर, डन। तो अब क्या करें, अब बैलेंस शीट कैसे शो होगा, पीएनएल कैसे शो होगा सर, पीएनएल में तो दिखा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बैलेंस शीट बता रहा हूँ, पीएनएल में तो दिखा देंगे, पीएनएल में कहा, अदर इनकम में शो हो जाएगा, अदर इनकम में शो हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। नाउ बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2027, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2027, बताइए लैंड कितने से शो होगा, बताइए, ये जो आपका पीपीई है लैंड, वो कितने पे शो होगा, कई बच्चे सोचने लग गए हैं और कई बच्चे आंसर करने के मूड में हैं, 63 लाख। तो बेटा देखो, जो लैंड है ना वो बेच दी गई है, और बेच दी गई है ना, तो अभी लैंड की वैल्यू शो नहीं होगी, अरे सर, हाँ अरे वाह। और अदर इक्विटी में कैसे शो होगा वो देखो, अदर इक्विटी के अंदर, अदर इक्विटी के अंदर, अदर इक्विटी में रिवोल्यूशन सरप्लस, मैंने कहा देखो, जब कोई एसेट ही नहीं रही, तो इंसान ही नहीं रहा, तो उसकी यादों से क्या करें,
है ना सर, यादें तो रहती ना, बट ठीक है, यहाँ पे ये मान के चलो इंसान नहीं है तो यादों से क्या करे, जब वो एसेट ही चली गई तो उसके रिगार्डिंग कोई रिवोल्यूशन सरप्लस का क्या करे, कुछ नहीं करना, हटा दो इसको। अच्छा तो रिवोल्यूशन सरप्लस में तो सर बैलेंस था 13 लाख का, मैंने कहा हटा दो, गायब कर दो। 13 लाख का रिवोल्यूशन सरप्लस का जो बैलेंस है उठा के किधर ट्रांसफर कर देना था, रिटेन्ड अर्निंग्स में। किधर? रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना था। ओके, 13 लाख को हमने क्या किया, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब अदर इक्विटी में रिवोल्यूशन सरप्लस तो कम हो गया, लेकिन रिटेन जो अर्निंग्स है, जो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स है वो तो बढ़ जाएगा। हाँ सर, रिटेन अर्निंग्स 13 लाख से, रिवोल्यूशन सरप्लस के 13 लाख से रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएगा, और जो तुम नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो वो तो रिटेन अर्निंग्स में जाता ही जाता है। तो अब जैसे ये एसेट बेची पर तुमको 7 लाख का रियलाइज्ड गेन हुआ कि नहीं हुआ बेचने पे? बिल्कुल। ये 7 लाख भी किधर जाएगा? पीएनएल में दिखाओगे, और पीएनएल के थ्रू अदर इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स में चला जाएगा। तो 13 और 7 टोटल 20 लाख का रिटेन अर्निंग्स हो जाएगा, 20 लाख का रिटेन अर्निंग्स हो जाएगा। क्या एंट्री मारेंगे सर इस 13 लाख के लिए? जितना भी रिवोल्यूशन सरप्लस में बैलेंस है, जितना भी रिवोल्यूशन सरप्लस में बैलेंस है, उसे क्या कर देना, कम कर देना, उसे कम कर देना। ओके, तो रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कहां ट्रांसफर कर देना सर? रिटेन अर्निंग्स टू रिटेन अर्निंग्स। तो रिवोल्यूशन सरप्लस में जो तुम्हारा 13 लाख का बैलेंस था ना, इसे तुम रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दोगे डायरेक्टली अदर इक्विटी में ही, एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर दोगे। समझा क्या सर? समझा, 13 लाख रुपए। ओके, समझे? हाँ सर, रिवोल्यूशन सरप्लस से तो हटा देंगे अदर इक्विटी में, और किधर लिख देंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स में लिख देंगे। चलिए, डन है, यहां तक हो गया क्वेश्चन? पता चला कैसे ओसीआई और अदर इक्विटी काम करता है? बिल्कुल सर, पता चला कि कैसे ओसीआई और अदर इक्विटी काम करता है, कैसे कुछ स्पेसिफिक इनकम्स और एक्सपेंसेस कहाँ शो होंगी? ओसीआई में शो होंगी। अभी मैंने लिस्ट नहीं लिखवाई है, फिर ओसीआई के थ्रू फिर वो अदर इक्विटी में शो हो जाएंगी। ओके सर, बिल्कुल शो हो जाएंगी। और बस अदर इक्विटी फिर जब वो एक्चुअली रियलाइज हो जाएगा, अनरियलाइज से रियलाइज हो रहा है, तो वो क्या होगा? अदर इक्विटी में ही एक हेड से दूसरे हेड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एक तो ये रिवोल्यूशन गेन का एग्जांपल हो गया, जैसे और कोई एग्जांपल देखिए, मान लो और क्या क्या होता है, पहले लिस्ट लिखवा देता हूँ, फिर और क्या क्या होता है ये भी बात करता हूँ। चलो अभी देखो, हैशटैग लगा के लिस्ट लिखते हैं, आइटम्स ऑफ अदर ओसीआई। ओके, तो चलो लिखो मेरे साथ साथ, लिस्ट कौन सा? ओसीआई के आइटम्स का लिस्ट। ओहो, वाओ, मस्त खेल देना। अभी ये ब्लैक कलर, ठीक है। लिखो आइटम्स ऑफ अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, आइटम्स ऑफ अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। ओके, ओसीआई अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, जिसमें दो अलग अलग पार्ट्स में आते हैं। ओसीआई के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा? ए, आइटम, आइटम्स that will not be reclassified, that will not be reclassified to P&L, to P&L. Okay, items that will not be reclassified to P&L. तो ऐसे आइटम जो P&L में रिक्लासिफाई नहीं होंगे, मतलब क्या? जो अदर इक्विटी में है और अदर इक्विटी के एक पर्टिकुलर हेड से रिटेन अर्निंग्स में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था रिवोल्यूशन गेन, तो रिवोल्यूशन गेन का क्या सिस्टम था सर? रिवोल्यूशन गेन का ये सिस्टम था कि हाँ, रिवोल्यूशन गेन जो था, जैसे जैसे रिवोल्यूशन गेन हर साल हम रिकॉर्ड कर रहे थे, वो यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस में इकट्ठा होता जा रहा था, रिवोल्यूशन सरप्लस में इकट्ठा होता जा रहा था अदर इक्विटी में,
और उसके बाद जैसे वो एक्चुअल में लैंड को बेच दिया गया था, एसेट को बेच दिया गया था, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस किधर ट्रांसफर कर दिया गया, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया गया। ये सारा का सारा काम किधर हो रहा है, ये सारा का सारा काम अदर इक्विटी में ही हो रहा है, हम P&L में नहीं जा रहे हैं। ओके, हम P&L में वापस नहीं दिखा रहे, उस इनकम को P&L में कभी शो नहीं किया जाएगा। ओके डन। चलिए अब आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L में पहला आइटम, फर्स्ट चेंजेस इन फेयर वैल्यू, चेंजेस इन फेयर वैल्यू, हाँ जी, चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ PPE, changes in fair value of PPE, PPE और intangible assets, intangible assets, ठीक है जी। तो सिंपली पीपी या इंटेंजिबल एसेट की को अगर आप फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, मतलब बैलेंस शीट पे जब दिखाना होगा पीपी को, इंटेंजिबल एसेट को, और अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स को आप फेयर वैल्यू पे शो करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो लास्ट आपने रिकॉर्ड किया था और अब जो रिकॉर्ड करा उसमें जो डिफरेंस आएगा दैट इज फेयर वैल्यू गेन और लॉस, उस फेयर वैल्यू गेन और लॉस, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओसीआई के अंदर शो करते हैं, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। और वो भी कौन सा वाला आइटम, नॉट रिक्लासिफाइड टू P&L, नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L। ओके नेक्स्ट आइटम, सेकेंड नंबर जो इसमें आता है वो आता है रीमेजरमेंट ऑफ गेन और लॉसेस, रीमेजरमेंट ऑफ गेन और लॉसेस on present value of defined benefit, defined benefit obligation, defined benefit obligation। ओके तो अगर आपने पढ़ा होगा इसको एक्चुअल गेन और लॉसेस बोला जाता है, अगर आपने इंटर में पढ़ा होगा तो ठीक है, वरना तो भाई इस फाइनल में तो नहीं पढ़ा जाएगा, है ना, फाइनल में तो नहीं पढ़ा जाएगा। वैसे इसके लिए इंडेस एप्लीकेबल होता है, इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कौन सा, इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एएस 15 हुआ करता था इसके लिए, एएस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो वहां पे क्या होता था, तुम लोग एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान पढ़ते थे, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान पढ़ते थे। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मतलब आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स है, डिफाइंड है कि कितना कॉन्ट्री करना है, एम्प्लॉयर को कितना करना है, एम्प्लॉय को कितना करना है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर क्या होता है, बेनिफिट फिक्स होता है, कंट्रीब्यूशन फिक्स नहीं होता है। बेनिफिट मतलब ग्रेचुइटी फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान का हिस्सा है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्लान एसेट्स वगैरह। अब उसकी वैल्यूएशन में जो भी ऊपर नीचे होता है दैट इज फेयर वैल्यू गेन और लॉस में, मतलब फेयर वैल्यू गेन लॉस बोल दो, रीमेजरमेंट बोल दो, तो इसे क्या बोला जाएगा, एक्चुअल गेन और लॉसेस। तो वो एक्चुअल गेन और लॉसेस का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, हमारे आएगा भी नहीं, जो आना था इंटर में आ गया। बट हाँ नाम याद रखना, नाम याद रखना, क्रॉस लगाने का मतलब ये नहीं रहे कि इसका लिस्ट का पार्ट नहीं है, लिस्ट का पार्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी गेन या लॉस हुआ ना इसके रिगार्डिंग तो वो ओसीआई का पार्ट बनेगा, वो ओसीआई का पार्ट बनेगा, ठीक है। बट अपने को पढ़ने को नहीं मिलेगा क्योंकि अपने लिए इसके रिगार्डिंग कोई इंडेक्स अभी फाइनल में नहीं है। तीसरा नंबर पे क्या आने वाला है, प्रॉफिट और लॉस ऑन चेंज इन, प्रॉफिट और लॉस ऑन change in fair value of equity share, fair value of equity share if investment in equity share, if investment in equity shares is classified as FVTOCI, FVTOCI
TOCI। ओके सर ये क्या चक्कर है? एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ये सब आप कब पढ़ेंगे? जब आपको मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक्चुअली जब फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी का नया कंसेप्ट आया है ना, नया, उसके बाद से बहुत सारी चीजों में चेंज आ गया, जैसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपने देखा वगैरह, ठीक है ना, मतलब वो डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस को तुमने फाइनेंस कॉस्ट माना, तो कितनी सारी चीजें बदल गई केवल उस चैप्टर की वजह से। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो वो एकदम नया है, जिसकी वजह से जगह जगह चेंजेस आ गए, इसीलिए ओसीआई आया, इसीलिए ओसीआई भी आया। काफी हद तक ओसीआई में भी बहुत सारे आइटम उसी के हैं, इसीलिए अदर इक्विटी के अंदर इतने सारे हेड बन गए। तो ये सिर्फ एक वो एक चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वजह से। ओके तो इसको थोड़ा थोड़ा मैं टच करके यहाँ पे चलता हूँ। अच्छा, ये क्लासिफाइड एज ओसीआई एक इरिवोकेबल ऑप्शन होगा। देखो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, अगर आप किसी इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर डेफिनेशन के तौर पे जाऊं तो ऑब्वियसली ये आपकी एक फाइनेंशियल एसेट है, ये एक आपकी फाइनेंशियल एसेट है, बिल्कुल सर। अब इस फाइनेंशियल एसेट को आप वैल्यू कैसे कर सकते हैं? सर इट डिपेंड्स कि हम इसको अलग अलग तरीके से वैल्यू कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही पढ़ेंगे, कब कौन सा मेथड लगाना है वो हम वहीं बात करेंगे, कब कौन सा मेथड लगाना है वहीं बात करेंगे, लेकिन बता रहा हूं कि किस किस तरीके से हम इसको वैल्यू कर सकते हैं। हम इसको कॉस्ट पे शो कर सकते हैं, हम इसको कॉस्ट पे शो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को किस पे शो करें? एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। ओके, एट कॉस्ट, या फिर हम इसको एट फेयर वैल्यू भी शो कर सकते हैं, एट फेयर वैल्यू। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको यहां हटा के यहां लिख देता हूं, एट फेयर वैल्यू भी हम इसको शो कर सकते हैं बैलेंस शीट में। ओके, ये लड़ाई वही है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू वाली है ना। तो कॉस्ट पे भी शो कर सकते हैं, फेयर वैल्यू पे। कॉस्ट पे शो करने के लिए तो हमारे पास है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। कब पढ़ेंगे? जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, इंडेक्स 32, 109, 107, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। ओके, और अगर हमको फेयर वैल्यू पे करना है, तो फेयर वैल्यू पे करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। कौन कौन सा? एक तो एफवीटी पीएल और एक है एफवीटी ओसीआई। सर ये क्या चक्कर है, एफवीटी पीएल और एफवीटी ओसीआई? मैं कहा देखो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई फेयर वैल्यू गेन या लॉस हुआ, एनी गेन और लॉस, any gain or loss will be transferred to, क्योंकि आप एसेट को किस पे वैल्यू करेंगे? आप एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। मैं लिख देता हूं, या ठीक है इसको यहीं रहने दो, एनी गेन और लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फर्स्ट पार्ट। और अगर आप एफईटी ओसीआई फॉलो करते हो तो एनी गेन और लॉस, कोई भी गेन या लॉस होगा उसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा? विल बी ट्रांसफर टू ओसीआई, विल बी ट्रांसफर टू ओसीआई। ओके जी, ओसीआई में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके तो सर ये गेन और लॉस होगा कैसे? क्योंकि आप उसको किस पे वैल्यू कर रहे हो? फेयर वैल्यू पे वैल्यू कर रहे हो। अब ऑब्वियसली हर साल का फेयर वैल्यू तो अलग अलग हो सकता है ना, तो हर साल कोई ना कोई गेन या लॉस तो बनेगा। अब जो भी गेन या लॉस है, एफईटी पीएल का मतलब है कोई भी गेन लॉस पीएनएल में ट्रांसफर होगा, और कोई भी एफईटी ओसीआई का मतलब है अगर आप फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं तो कोई भी गेन लॉस हुआ तो ओसीआई में ट्रांसफर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया, अगर आप इन्वेस्टमेंट को किस पे क्लासिफाई, क्या क्लासिफाई करते हैं? एज एफईटी ओसीआई क्लासिफाई करते हैं, तो उस केस में किसी भी तरह का कोई भी फेयर वैल्यू में चेंज होता है, कोई गेन या लॉस होता है, तो उसको आप ओसीआई में दिखाएंगे। सिंपल, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया। ओके डन है, विल बी ट्रांसफर टू ओसीआई। ओके सर डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये जो एफईटी ओसीआई है ना, ये एक इररिवोकेबल ऑप्शन है,
ये एक इरिवोकेबल ऑप्शन है, ये हम आगे चल के हम बात करेंगे। इरिवोकेबल मतलब अगर एक बार ऑप्ट कर लिया ना तो आप फिर वापस चेंज नहीं कर सकते, वापस बैक नहीं आ सकते। ओके डन। मतलब अगर आपने एक बार इसको क्लासिफाई करने के लिए एफबीटी ओसीआई फॉलो कर लिया ना, वापस बैक नहीं जा पाओगे, वापस पहले मतलब एफईटीपीएल या कॉस्ट मॉडल कभी यूज नहीं कर पाओगे। एक बार एफईटी ओसीआई कर लिया मतलब यहाँ पे वापस चेंज नहीं हो सकता। वो सब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे, अभी बस आइटम समझ रहे हैं। ठीक है सर, डन। फोर्थ नंबर आइटम, नेक्स्ट कौन सा है? फोर्थ नंबर आइटम, फोर्थ नंबर आइटम, फोर्थ नंबर, चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। चेंजेस इन द fair value of financial liability, fair value of financial liability. Okay, changes in the fair value of financial liability due to on credit risk, due to on credit risk. सर ये क्या चक्कर है? देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो होता है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटीज जैसे फाइनेंशियल एसेट है वैसे फाइनेंशियल लायबिलिटीज, इसको भी मेजर करने के लिए अपने पास क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए अपने पास क्या होता है? 99% केसेस में, 99% केसेस में हम इसे एसीएम मेथड से ही, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड से ही वैल्यू करते हैं। लेकिन 1% केस में हम इसको एफवी टीपीएल मतलब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होता है वो पीएनएल में चला जाता है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएल। लेकिन इसमें भी इन्होंने फिर और एक्सप्लेन कर रखा है कि देखो अगर ऐसा है एफईटीपीएल हमको बोलने के लिए, लेकिन एक ध्यान रखना इसमें भी ऐसा है कि अगर मतलब अगर मैं तुमको और आसान भाषा में बताऊं, और आसान भाषा में, इसके लैंग्वेज में नहीं आता, 99% केस में हम इसको एट कॉस्ट रखेंगे। एट कॉस्ट, लाइबिलिटी ले कॉस्ट से कॉस्ट होगा, बताएंगे कॉस्ट मतलब उसको कैरिंग अमाउंट पे, जो भी लाइबिलिटी का एक्चुअल वैल्यू है, जितना अमाउंट से हमारा लाइबिलिटी है। ओके, 1% हम उसको किस पे करेंगे? एट फेयर वैल्यू पे। 1% हम उसको किस पे करेंगे? एट फेयर वैल्यू पे करेंगे, फेयर वैल्यू पे। ओके जी, फेयर वैल्यू पे करेंगे। उसमें भी क्या होता है फेयर वैल्यू में, अब फेयर वैल्यू पे करोगे तो फेयर वैल्यू में चेंजेस तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। जो फेयर वैल्यू पे करोगे फेयर वैल्यू में चेंजेस आएंगे। फेयर वैल्यू में जो चेंजेस हैं वो किस वजह से? फेयर वैल्यू में जो चेंजेस है वो किस वजह से? मार्केट फोर्सेस की वजह से है, मार्केट फोर्सेस की वजह से है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज आ गया जिसकी वजह से फेयर वैल्यू में चेंज आया है। ओके, या फिर ऑन क्रेडिट रिस्क, ऑन क्रेडिट रिस्क, ऑन क्रेडिट रिस्क। ओके, तो हम बात करें किसकी? चेंज इन फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में अगर कोई चेंज आया है वो किस वजह से है? ड्यू टू किस वजह से है? मार्केट फोर्सेस या ऑन क्रेडिट रिस्क? अगर वो ऑन क्रेडिट रिस्क वाला है तो अब इस गेन या लॉस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? एनी गेन और लॉस will be transferred to OCI. Okay, any gain or loss will be transferred to OCI, और ये वाला P&L में जाएगा, ये वाला P&L में जाएगा। Any gain or loss will be transferred to P&L। मतलब एक लिस्ट है जो अपने को याद रखनी, बस मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता जा रहा हूं तुमको, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ये आपकी फाइनेंशियल एसेट है, इसको हमको वैल्यू करने के लिए या तो हम कॉस्ट पे लिखेंगे या फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे।
तो कॉस्ट पे दिखाते हैं तो एसीएम मेथड होता है, फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं तो दो मेथड है, एफईटीपीएल और एफईटी-ओसीआई। इसने बोला अगर आप एफईटी-ओसीआई इसको मान लेते हैं कि हम एफईटी-ओसीआई पे ही मेजर करेंगे तो उस केस में फेयर वैल्यू में जो भी चेंज आएगा फेयर वैल्यू गेन या लॉस को ओसीआई में ट्रांसफर करोगे, सिंपल। ऐसे ही फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए बोला, फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी या तो कॉस्ट पे दिखा देंगे, मतलब जो उसका एक्चुअल अमाउंट है, लायबिलिटी का जो फेयर वैल्यू है हम उस पे शो कर देंगे, कॉस्ट पे शो कर देंगे। मतलब मैंने आपसे 100 रुपए उधारी ली तो 100 रुपए उसका कॉस्ट है ना। या एक होता है फेयर वैल्यू पे शो करना, 99% आप कॉस्ट पे शो करते हो, 1% फेयर वैल्यू पे करते हो। फेयर वैल्यू में भी दो अलग अलग बातें कि फेयर वैल्यू पे अगर मेजर करते हो तो अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो चेक करना मार्केट फोर्सेस की वजह से आ रहा है या खुद की ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से आ रहा है। मतलब मेरी मार्केट में कोई गुडविल बदल रही है, चेंज हो रही है, जैसे मैंने डिवेंचर इश्यू किया, अब डिवेंचर इश्यू किया तो अगर मान लो मार्केट में किसी वजह से मेरी क्रेडिट रिस्क, मतलब मेरी गुडविल खराब हुई, गुडविल खराब होगी तो मार्केट में इमेज खराब होने पर क्या होगा, फिर डिवेंचर्स जो सिक्योरिटी इशू कर रखी है वहां पर भी तो क्या होगा, इफेक्ट आएगा, उसकी वैल्यू भी डाउन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल डाउन होगी। अब लायबिलिटी डाउन होगी तो मैं तो अपनी बुक में क्या कर लूंगा, मैं तो फिर लायबिलिटी की वैल्यू डाउन हो रही है तो मैं तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई अगर मैं उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो ये तो मेरे लिए गेन हो गया। इस गेन को किधर दिखाया जाएगा, इस गेन को नॉर्मल नहीं है ये ओसीआई के अंदर दिखाया जाएगा। ये नॉर्मल गेन नहीं है, इसको पीएनएल में नहीं शामिल करना, किधर शामिल करना, ओसीआई में शामिल करना। तो एक लिस्ट है, उसी लिस्ट में ये भी शामिल है। नाउ फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर शेयर ऑफ ओसीआई, शेयर ऑफ ओसीआई। फिफ्थ नंबर शेयर ऑफ ओसीआई इन एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर। यार दोस्त है ना अपने, बिल्कुल सब्सिडियरी नहीं, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट ventures, share of OCI in associates or joint venture which can't be reclassified to P&L, which can't be reclassified to P&L, okay, which can't be reclassified to P&L। मतलब सर ये समझे नहीं, मैं कहा सुनो, मान लो एक कंपनी है एएम लिमिटेड, अखिलेश महेश्वरी एएम लिमिटेड, और एक कंपनी है डीएल लिमिटेड, ओके, एक कंपनी है डीएल लिमिटेड। अब ये जो डीएल लिमिटेड है ना, ये एएम लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है। क्या मान लोगे, ये डीएल लिमिटेड क्या है, एएम लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है। सर ये एसोसिएट क्या होता है, एसोसिएट होता है जब एएम लिमिटेड ने डीएल के अंदर अगर 20% से लेकर 50% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो, 20 से 50 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मतलब 20% होना चाहिए मिनिमम, या मैक्सिमम 50%, 50 से ज्यादा होता है तो वो सब्सिडी बन जाएगा। तो एसोसिएट कंपनी है ना, सब्सिडियरी नहीं है। अब जो डीएल लिमिटेड है उसका भी अपना पीएनएल बैलेंस शीट होता है, उसके भी पीएनएल और ओसीआई के आइटम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो जो ओसीआई के उसके आइटम है हम उसकी बात कर रहे हैं, एसोसिएट के ओसीआई आइटम की हम बात कर रहे हैं कि जब एएम लिमिटेड अपना सीएफएस प्रिपेयर करेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगा, तो उसको यार दोस्तों को दिखाना पड़ेगा अपनी सब्सिडियरी को, एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर को। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जो डीएल लिमिटेड के ओसीआई के आइटम है वो एएम लिमिटेड क्या करेगा, अपने ओसीआई में उनको शामिल करेगा, प्रोपोर्शनेट जितना भी उसका हिस्सा बनता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, एएम लिमिटेड ओसीआई आइटम, एएम लिमिटेड के जो ओसीआई आइटम होंगे विल इंक्लूड, उसमें क्या शामिल किया जाएगा, विल इंक्लूड प्रोपोर्शनेट ओसीआई आइटम, प्रोपोर्शनेट ओसीआई आइटम ऑफ डीएल लिमिटेड, ओके, ऑफ डीएल लिमिटेड। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के जो आइटम है ओसीआई के, वो क्या करेगा, पेरेंट कंपनी भी अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। तो ये एक आइटम उस वजह से बढ़ गया कि अगर किसी का एसोसिएट हो या जॉइंट वेंचर हो, उसका कोई ओसीआई का आइटम हो तो वो हमारे ओसीआई में शामिल होगा। बाकी ये 4 आइटम है, बाकी ये 4 आइटम है। चलिए, ये तो हुआ नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। अब बात करते हैं बी पार्ट,
B part, item that will be reclassified to P&L. Items that will be reclassified to P&L. Reclassified to P&L मतलब जब तक वो अनरियलाइज्ड है तब तक तो ओसीआई में रहेगा, जैसे वो रियलाइज्ड हो जाएगा वो पीएनएल के थ्रू रिटेन अर्निंग में जाएगा, पहले पीएनएल के ऐसा चरण स्पर्श करके आएगा। ओके, कैसे होगा देखते हैं। देखो, जैसे कि कोई एक्सचेंज डिफरेंस, इसमें क्या क्या आइटम आएगा? एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन, ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। तो मेरा कोई फॉरेन सब्सिडियरी है जो डॉलर पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, उसको मेरे को होम करेंसी में रुपीज में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा उस वजह से जो भी गेन या लॉस होगा वो ओसीआई का आइटम है, वो ओसीआई का आइटम है। और ओसीआई में भी कौन सा? रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। इसका मतलब जब वो मैं सब्सिडियरी बेच दूंगा, फॉरेन ऑपरेशन जो मेरी वो फॉरेन सब्सिडी, जब मैं उसको बेच दूंगा तो जो एक्चुअल गेन और लॉस होगा वो किधर? वो ओसीआई से किधर ट्रांसफर हो जाएगा? पहले पीएनएल में जाएगा। किधर जाएगा सर? देखो यहाँ पे अभी तो अपन ने जो जो पढ़ा वो ये था, चलो अभी इसकी बात नहीं करते, यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन, डायरेक्ट ट्रांसलेशन की बात करता हूँ। एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ओसीआई के अंदर शो हो रहा है, बिल्कुल। जो भी गेन लॉस होगा ओसीआई में जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा ओसीआई के अंदर। ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू होम करेंसी, ठीक है। तो ओसीआई में फिर जब वो एक्चुअल में आप मान लो सब्सिडी से अपना इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ कर देते हो, बेच देते हो, तो अब क्योंकि वो अब आपका सब्सिडियरी नहीं है, अब सब्सिडी नहीं है तो आपको उसको डेटा को ट्रांसलेट करके अपने पास इंक्लूड नहीं करना, तो जो भी एक्चुअल गेन या लॉस होगा वो यहां से निकल कर किधर जाएगा? ऐसे नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट अदर इक्विटी के अंदर उसको जैसे रिवोल्यूशन सरप्लस को ट्रांसफर किया था रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दो, नहीं, वो किधर जाएगा? रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, मतलब पहले यहाँ पे जाएगा जो भी गेन या लॉस होगा। मान लो गेन हुआ तो गेन हुआ तो किधर जाएगा? पीएनएल में जाएगा, अदर इनकम में। पीएनएल में जाएगा किधर? अदर इनकम में जाएगा। ओके सर, उसके बाद अदर इनकम के थ्रू रूटेड, इस रूट के थ्रू पीएनएल अपने आप बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और उस प्रॉफिट को ही तो रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो मतलब रास्ता बदल गया, थोड़ा सा लंबा ले लिया, डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर ना करके पीएनएल में दिखा के प्रॉफिट बढ़ाए हुए दिखा के फिर रिटेन अर्निंग्स में, अल्टीमेटली जाना तो रिटेन अर्निंग्स में ही है, लेकिन रूट बदल गया, पीएनएल के थ्रू रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। ओके सर, बस इतना ही फर्क है। हाँ, नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल और रिक्लासिफाइड टू पीएनएल में इतना ही फर्क है। एक तो डायरेक्ट नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल डायरेक्ट रिटेन अर्निंग्स में जा रहा है, और रिक्लासिफाइड टू पीएनएल पीएनएल में जाके वहां उसके थ्रू रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन चेंज इन द फेयर वैल्यू, ऑन चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, profit or loss on change in the fair value of that instrument if investment in that instrument, if investment in that instrument is classified as FVTOCI, is classified as FVTOCI। ओके, सेम यही चीज जैसे इक्विटी शेयर्स में हमने बात किया था, एट कॉस्ट मेजर कर सकते हो या फिर एट फेयर वैल्यू मेजर कर सकते हो। ओके, अब फेयर वैल्यू में भी दो ऑप्शन, एफईटीपीएल, एफईटीओसीआई। अगर आप ओसीआई करते हो तो वो आइटम ओसीआई में जाएगा, लेकिन इक्विटी है अगर तो वो कैसा है? नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो यस वो क्या है? रिक्लासिफाइड टू पीएनएल है। ओके, नेक्स्ट आइटम, तीसरा, इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कैश फ्लो हेज, इफेक्टिव पोर्शन ऑफ
इसकी ज्यादा बात अभी हम नहीं कर पाएंगे। किसी ने एसएफएम पढ़ रखा है तो यस, उसको थोड़ा बहुत बता सकता हूं मैं कि हेजिंग हम करते हैं, हेजिंग हम करते हैं खुद को किसी सिचुएशन से बचाने के लिए। जैसे मुझे 6 महीने बाद $1 लाख का पेमेंट करना है, 6 महीने बाद मुझे $1 लाख का पेमेंट करना है, तो 6 महीने बाद $1 लाख का वैल्यू कितना होगा, डोंट नो आइडिया, है ना, नो आइडिया। तो अब मान लो मुझे लग रहा है कि यार $1 इक्वल टू 90 रुपीज हो रहा है, सपोज 90 लाख रुपए पेमेंट, 90 लाख रुपीज मुझे पेमेंट करना है, लेकिन मैंने उसके लिए पहले से हैज पोजीशन बना रखा था, खुद को सिक्योर करने के लिए एक पोजीशन क्रिएट कर रखा था, फ्यूचर ऑप्शन फॉरवर्ड जो भी, एक पोजीशन क्रिएट कर रखा था। वो पोजीशन क्रिएट कर रखा था, इस वजह से 90 लाख की जगह मेरे को 80 लाख की पेमेंट करना पड़ेगा, 10 लाख मेरा फायदा दिख रहा है, तो वो फायदा भी ओसीआई में ही शो होगा, 10 लाख। ओके, इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कैश फ्लो हैज, जब तक वो फायदा मैं बुक नहीं कर लेता तब तक वो मेरा ओसीआई आइटम में ही शो हो जाएगा। बुक हो जाएगा तो रिक्लासिफाई टू पीएनएल में दिखा देना कि भाई मैंने वो फायदा था, वो गेन था, वो 10 लाख मेरे को फायदा हो गया, ठीक है, पेमेंट करना था 90 का बट अभी 80 करना पड़ा, सिंपल। तो ये भी ओसीआई लिस्ट है, लिस्ट याद करनी पड़ेगी। अगेन एक और वही शेयर ऑफ, ये वाला चीज, शेयर ऑफ ओसीआई इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, तो सर सेम, मैं कहा नहीं सेम नहीं, थोड़ा सा फर्क है। क्या, मैं कहा देखो यहाँ पे जो शेयर ऑफ ओसीआई इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर है, विच कांड की जगह क्या हो जाएगा, विच कैन बी रिक्लासिफाइड, विच कैन बी रिक्लासिफाइड, मतलब डीएल लिमिटेड के ऐसे ओसीआई के आइटम, डीएल लिमिटेड के ऐसे ओसीआई के आइटम जो कहां आ रहे हैं, डीएल लिमिटेड में, डीएल लिमिटेड में कहां आ रहे हैं सर, डीएल लिमिटेड में वो आ रहे हैं रिक्लासिफाइड टू पीएनएल वाले सेक्शन में। तो एएम लिमिटेड भी उसको किधर शो करेगा, अपने यहां, जैसा स्थान उस कंपनी ने उनको दे रखा है वैसा स्थान मैं उनको अपने यहां दूंगा, है ना, सेम पोजीशन दिया जाएगा, स्थान मतलब पोजीशन, सेम पोजीशन जहां पे वहां शो कर रखा है मैं भी यहाँ पे ही शो कर लूंगा, एज इट इज ओसीआई के आइटम वहां वाले मेरे यहाँ शो जाएंगे प्रोपोर्शनेटली। ओके डन, चलिए ओके सर, शेयर लिख दिया ना, इसलिए प्रोपोर्शनेट शेयर, ठीक है जी डन। ये मैंने ओसीआई की आपको पूरी लिस्ट लिखवा दी है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अपन आगे, तो एक बार है ना लिस्ट याद कर लेना, और मैं तुमको एक बार यहाँ पे एक चीज दिखा देना चाहता हूँ, क्या सर, यहाँ पर फिर से, हाँ देखो यहाँ पे ये सब वही आइटम है, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैंने बताया था कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा थोड़ा इक्विटी थोड़ा थोड़ा लायबिलिटी, उसमें जो इक्विटी कंपोनेंट है वो किधर आएगा, अदर इक्विटी के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही तुम देखो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस, तो ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई, अभी अभी देखा था ओसीआई के अंदर रिक्लासिफाइड टू पीएनएल में उसको शो करना पड़ता है, डेट इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर उसमें कोई चेंज आता है फेयर वैल्यू में तो वो फेयर वैल्यू गेन लॉस किधर आएगा, ओसीआई में आएगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की थ्रू ओसीआई मतलब फेयर एफपीटी ओसीआई पे अगर आप उसको मेजर करते हो उसमें कोई भी गेन या लॉस आता है ओसीआई में शामिल किया जाएगा। इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कैश फ्लो हेजेस, अभी अभी पढ़ा था, रिक्लासिफाइड टू पीएनएल वाला आइटम, ठीक है, ये सब ओसीआई के अंदर आएंगे, क्लियर है, हर एक का अलग हेडिंग बना दिया गया है। अदर इक्विटी के अंदर, अदर इक्विटी में आएंगे और सबको ओसीआई के थ्रू, फिर अदर इक्विटी में, सबका अदर इक्विटी में अलग अलग हेड है। चलिए डन। अब हम लास्ट पढ़ लेते हैं डिवीजन 2 वर्सेस डिवीजन 1। डिवीजन 2 कौन सा सर, डिवीजन 2 था जो इंडेस के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। डिवीजन 1 कौन सा, जो एएस के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताता है। सर क्या क्या डिफरेंसेस है, देखो वैसे सारे पढ़ लिए ऑलमोस्ट, फिर भी पढ़ लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी बता दिया, एक इंडेस पे एक एएस पे, इंडेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डिवीजन 2 लगता है इंडेस, डिवीजन 2 फॉलो करना होता है किसको, जो इंडेस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और डिवीजन 1 किसको फॉलो करना होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अदर इक्विटी में क्या क्या आएगा वो मैंने बता दिया पहले। डिवीजन 1 में तो बेचारा क्या होता था, ये सारी चीजें या तो वो सेपरेट हेड में आती थी या रिजर्व एंड सरप्लस में ही इंक्लूड होती थी, अभी अदर इक्विटी में डाला गया, अदर इक्विटी में सबको प्रॉपर टेबुलेशन फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाया गया, अभी सब कहाँ आती है, अदर इक्विटी में आती है, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, सॉकी एक नई चीज आ गई, स्टेटमेंट भैया इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी का क्या बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। ऑर्डर क्या रहेगा, डिवीजन 2 के अंदर एसेट्स पहले आती हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज बाद में आती है। डिवीजन 1 में क्या आता था सर, वहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहले आती थी, ठीक है, क्या आता है वो याद रखो, एसेट्स पहले आती है। बाइफर्केशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम, एसेट्स में जैसे केवल पहले तो क्या होता था, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, अभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ये भी और ये भी बाइफर्केशन हो गया।
रेट्रोस्पेक्टिव चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज आता है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है, तो डिवीजन 2 कहता है कि आपको थर्ड बैलेंस शीट प्रेजेंट करना होगा। थर्ड बैलेंस शीट मतलब प्रीवियस ईयर का ओपनिंग का बैलेंस शीट आपको प्रेजेंट करना होगा। मैं लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आ रहा है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब थर्ड करंट ईयर का शो प्रेजेंट करोगे ही करोगे, प्रीवियस ईयर का प्रेजेंट करोगे ही करोगे, प्रीवियस ईयर के भी ओपनिंग में मतलब तीसरा बैलेंस शीट आप प्रेजेंट करोगे अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आता है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है सर? बैक डेट से कोई चेंज आ रहा है। ओके, डिवीजन 1 में ऐसा कोई रूल नहीं था, केवल 2 ही बैलेंस शीट प्रेजेंट करना पड़ता था। डिस्क्लोजर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव्ड का प्रेफरेंस शेयर को कैसे शो करोगे? पहले तो बेचारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आता था, अभी डिवीजन 2 के अंदर प्रेफरेंस शेयर को किस पे फोकस, हर चीज को किस पे फोकस किया? नेचर पे, सब्सटेंस पे फोकस किया है। तो कहा जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनका कभी रिडम्पशन होना ही नहीं है, तो वो तो इक्विटी की तरह काम कर रहे हैं ना। नॉन रिडीमेबल जिसका रिडम्पशन ही नहीं होना वो तो इक्विटी की तरह काम कर रहा है, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है कभी लौटाना ही नहीं है, तो वो इक्विटी की तरह काम कर रहा है। वहीं जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनका रिडम्पशन होना है, जहां पे हम बाउंड है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है पैसा देने का, तो वो लायबिलिटी की तरह होगा। तो भैया नेचर देखना होगा, इन सब्सटेंस देखना होगा। ओके, तो डिवीजन 2 इस पे बड़ा फोकस करता है। डिस्क्लोजर ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको कैसे शो करें? मैंने कहा था वो कौन सा? इरिडीमेबल डिवेंचर। तो थोड़ा पोर्शन के लिए तो इंटरेस्ट पोर्शन के लिए तो वो लायबिलिटी हो गया, थोड़ा पोर्शन के लिए तो वो लायबिलिटी हो गया, और थोड़ा पोर्शन के लिए वो क्या हो गया है? इक्विटी हो गया, तो वो अदर इक्विटी में शो हो जाएगा। दिखाया था ना तुमको यहाँ पे, कहां पे सर? ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा थोड़ा इक्विटी थोड़ा थोड़ा लायबिलिटी, दोनों नेचर रखता है। तो इंटरेस्ट पोर्शन के लिए तो क्या रखेगा? इंटरेस्ट पोर्शन के लिए जो भी डिवेंचर का वैल्यू होगा वो तो आपकी लायबिलिटी है। इंटरेस्ट पोर्शन के लिए जो भी डिवेंचर का वैल्यू होगा वो आपकी लायबिलिटी है, और प्रिंसिपल पोर्शन के लिए जो भी डिवेंचर का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका इक्विटी होगा। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में देखा जाएगा। ओके, और सर वैल्यूएशन हमको करना पड़ेगा। हाँ, ईपीएस की बात करें, ईपीएस डिस्क्लोजर की, तो डिवीजन 2 में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस भी अलग से शो करना होता है। डिवीजन 1 में केवल कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ही था। फिर डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हमने बात कर लिया था कि इसको फाइनेंस कॉस्ट में शो करना होता है। डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब आपको डिविडेंड देना है, फिर मैच्योरिटी वैल्यू दे देना है, तो भैया पैसा देना है, तो लाइबिलिटी हुआ, तो ये फाइनेंस कॉस्ट हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसा कोई चीज नहीं होता है डिवीजन 2 के अंदर, केवल एक्सेप्शनल होता है। ओसीआई को नया, ये नया आइटम जुड़ गया भैया ओसीआई डिवीजन 2 के अंदर। डिवीजन 1 में ओसीआई था ही नहीं, पहले पढ़ा था कि कभी इंटर के अंदर ओसीआई नहीं सर, ये डिवीजन 2 में देखा है नाटक इतने की, एक लिस्ट बना दी गई, उनके आइटम ओसीआई में ट्रांसफर करने हैं, उसके बाद ओसीआई से वो किधर जाएगा, है ना, वापस कभी पेंडल में आएगा कि डायरेक्ट ही रिटेन अर्निंग्स में बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये सब बातें हमने कर ली है। तो पूरा डिटेल में मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, ये जो चीज मैंने पढ़ाई है वो आपको ऑब्वियसली एक से ज्यादा बार पढ़नी ही पड़ेगी, 2-3 बार जब तक पढ़ते रहो जब तक आपको समझ में नहीं आए। सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको समझ में आ गया? आंख बंद करके देखना, है ना, ध्यान योग स्थिति कह दो, इंग्लिश में मेडिटेशन पोजीशन बोल दो, आंख बंद करके देखना तुमको विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर विजुअलाइज हो रहा है, चीजें याद आ रही है तुमको, दैट मीन्स तुमको याद हो गया, वरना तुमको याद नहीं हुआ है। सर मैं ना बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता, कोई बोलता है मैं लिख सकता हूँ बोल नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लिख सकते हो तो बोल सकते हो, बोल सकते हो तो लिख सकते हो, फालतू बातें मत करना, विजुअलाइज करो, ठीक है। देख सकते हो, अगर देख पा रहे हो तब तो तुमको याद है, वरना तुमको याद नहीं है। तब तक याद करते चलना, रिवाइज करते चलना, जब तक कि बिना देखे ना बोल लो। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।